हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों साथियों, आप सभी जानते होंगे आपके अधिशासी अधिकारी करवा राजस्व निरीक्षक की जो परीक्षा होने वाली है उसमें दोस्तों आपकी 100 मार्क्स की हिंदी आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो उत्तराखंड एसआई का एग्जाम होगा उसमें भी दोस्तों जो उसका वायरल सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग और जो अब सिलेबस दोस्तों ऑफिशियली हो गया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो आपका उत्तराखंड एसआई का सिलेबस है उसमें दोस्तों आपके 50 जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे, यानी 100 मार्क्स की आप लोगों की हिंदी आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो अभी आपका बंदी रक्षक का एग्जाम होगा इसमें भी दोस्तों आपको 20 नंबर की हिंदी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों हिंदी का पोर्शन ऐसा है हमारा कि अगर हमें उत्तराखंड में चयन चाहिए तो हमें हिंदी भली भांति हमारी तैयार होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दोस्तों उसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हिंदी प्रैक्टिस सेट का भाग 2। इससे पहले दोस्तों मैं आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट के ऊपर एक वीडियो दे चुका हूं। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल पर मैंने आपको उत्तराखंड व हिंदी के प्रैक्टिस सेट तथा दोस्तों जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो आप लोग जाकर के दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे भी चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग मेरे चैनल में जाकर के उन प्लेलिस्ट में से आपको जिस भी प्रकार की वीडियो चाहिए होगी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। बाकी दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार किस विराम चिन्ह को छोड़कर अन्य विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं? तो दोस्तों आपने बताना है इन चारों चिन्हों में से किस एक चिन्ह को हम लोगों ने दोस्तों अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया है। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पूर्ण विराम ऐसा चिन्ह है दोस्तों जिसे हमने अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया है। बाकी दोस्तों अन्य चिन्ह आप लोग देखेंगे आपको दोस्तों अंग्रेजी भाषा में यह चिन्ह देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो पूर्ण विराम है यह सिर्फ हिंदी में ही प्रयोग में आता है। बाकी दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त व्यंजन ज्यों का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? तो दोस्तों आपने इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ज्यों का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज तथा इया के मेल से दोस्तों ज्यों का हमारा निर्माण हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि छ, त्र, ज्ञ और श्र यह चारों दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन दोस्तों ऐसे व्यंजन जो दो अन्य वर्णों के मेल से मिलकर के बनते हैं, और दोस्तों जो हमारा ज्ञ है यह आधे जा और इया के मेल से मिलकर के बनता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण एक मूर्धन्य ध्वनि वाला वर्ण है? तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि मूर्धन्य ध्वनि वाला वर्ण इन चारों में से कौन सा है, यानी मूर्धा ध्वनि किसकी रहेगी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो दोस्तों हमारा पेट कटा शाह है यह दोस्तों मूर्धन्य ध्वनि वाला शाह कहलाता है, आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे ऑप्शन ए में सौ से सपेरे वाला जो दोस्तों सौ दिखाई दे रहा है हमें, तो दोस्तों यह हमारा दंत्य शाह कहलाता है। बाकी जो दोस्तों ऑप्शन सी में सलजम वाला शाह है हमारा, यह हमारा तालु शाह कहलाता है, और हा को हम लोग काकल्य वर्ण कहते हैं। आपने चारों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे प्रत्यय क्या कहलाएंगे जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रयुक्त में आएंगे? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसे प्रत्यय दोस्तों तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर के किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं वह दोस्तों प्रत्यय कहलाते हैं। और दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर जो नए शब्द का निर्माण करेंगे वह उपसर्ग कहलाएंगे। तो दोस्तों संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जो अंत में प्रयोग में आएंगे वह तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, और जो दोस्तों क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग में आएंगे वह कृत या फिर कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब दोस्तों इन चारों शब्दों में से ज्योत्सना हम लोगों ने कौन सा वाला सही है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योत्सना दोस्तों ऑप्शन बी का आप लोगों ने लिखना है, आप लोगों ने उस पर टिक लगाना है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कुंभी किस भाषा किस शब्द का पर्यायवाची है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है ये जो कुंभी शब्द है यह किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथी का दोस्तों कुंभी पर्यायवाची है। दोस्तों कुंभी, करी, करीश, करीवर दोस्तों यह सभी हमारे हाथी के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न हमारा, जो शब्द लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलते हैं
क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जो शब्द लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलते हैं वह हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं वह दोस्तों विकारी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, रातों रात शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अगर कोई शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने बोला बार बार, या फिर मैंने बोला रातों रात, ठीक है, या फिर बारंबार, तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है, तो दोस्तों इसमें हमारा अव्ययी भाव समास होगा। आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। ऐसे शब्द दोस्तों जो बार बार 2 बार रिपीट होते हैं तो दोस्तों उनमें अव्ययी भाव समास होगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? दोस्तों इन चारों शब्दों में से कौन सा एक शब्द ऐसा है जिसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? जैसा मैंने आपको पीछे बताया, उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। आपने बताना है इन चारों में से निर उपसर्ग किसमें प्रयोग में नहीं आया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराला जो शब्द है दोस्तों उसमें निर उपसर्ग प्रयोग में नहीं आया है। निराला दोस्तों अपने आप में एक मूल शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, शुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि जो शुनक शब्द है इन चारों शब्दों में से किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ता का दोस्तों यह पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अब दोस्तों यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले टॉपिक से मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है। आप लोगों ने बताना है अमावस की अंधेरी रात, इन 4 शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुहू दोस्तों हम लोग अमावस की अंधेरी रात के लिए प्रयोग में करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब दोस्तों फिर से आपने बताना है कि अनु उपसर्ग का प्रयोग किस इन 4 शब्दों में से किस में नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अनुदात्त जो शब्द है दोस्तों इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों अन्य जितने भी शब्द हैं हमारे इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि ये संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है संन्यास लिखा कैसे गया है, क्योंकि दोस्तों इसकी वर्तनी में कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वह क्या करते हैं दोस्तों, सा लिखते हैं और आधा ना और फिर यास लिख देते हैं, ऊपर दोस्तों वह बिंदी नहीं लगाते हैं और फिर वह सोचते हैं कि हमने संन्यास शब्द सही तरीके से लिखा है। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि सा के ऊपर बिंदी भी लगेगी और सा के आगे ना भी लगेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सम धन न्यास जब दोस्तों जुड़ जाता है तो यह संन्यास शब्द में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, यज्ञ वेदी शब्द में कौन सा समास होगा? अब देखिए दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि इसमें चारों ही ऑप्शन तत्पुरुष समास के हैं और आप सभी जानते हैं कि तत्पुरुष समास में दोस्तों हमें कारक की विभक्ति वाले चिन्ह देखने के लिए मिलते हैं। जब दोस्तों आप यज्ञ वेदी शब्द का समास विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा यज्ञ के लिए वेदी। तो दोस्तों के लिए किसका, आप लोग जानते होंगे कि के लिए किसका कारक चिन्ह है? तो दोस्तों संप्रदान का कारक चिन्ह है। तो दोस्तों इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब दोस्तों अजंत क्या शब्द होते हैं? अजंत शब्द वह शब्द होते हैं जिनका अंत स्वर से होता है और दोस्तों हलंत ऐसे शब्द होते हैं जिनका अंत स्वर से नहीं होता है। तो दोस्तों अजंत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा अच धन अंत, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो तथा शो किस शब्द किस सर्वनाम का भेद है? दोस्तों आप लोगों ने बताना कि ये जो और सो किस एक सर्वनाम का भेद है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो सो, जिसका उसका, जैसा वैसा। तो दोस्तों यह जितने भी शब्द हैं इस प्रकार के ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो तलब शब्द का अर्थ नहीं देता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो दोस्तों आवेश शब्द है वह तलब शब्द का अर्थ नहीं है। आवेश मतलब दोस्तों गुस्सा, क्रोध होता है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है इन चारों शब्दों में से कौन सा एक सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्णव शब्द दोस्तों सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों जो अर्णव है यह समुद्र का पर्यायवाची होता है। अर्णव, पारावार, रत्नाकर, अक्कुपाद, उद्धी दोस्तों यहाँ सभी हमारे समुद्र के ही पर्यायवाची हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अब दोस्तों यहाँ पर कवियत्री लिखा गया है, आप लोगों ने बताना है कि इन चारों ही शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, यानी शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवियत्री। दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाएगा, आप लोगों ने भली भांति इसको देख लेना है। दोस्तों कई ज़्यादा बार ना ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है हर एग्जाम में। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं इसमें हम लोग कन्फ्यूज़ क्या हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि दोस्तों कवि में जो कवि लिखते हैं वो आप सभी जानते होंगे छोटी ई की मात्रा उसमें लगती है। तो दोस्तों जब हम कवित्री लिखते हैं तो हम सोचते हैं कवि तो होगा ही, इसके बाद यत्री शब्द लग जाएगा, तो हम ऑप्शन डी वाला इसमें ज़्यादातर दोस्तों इसमें टिक करके आ जाते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि कवित्री रहेगा ऑप्शन सी वाला, आप लोग इसे भली भांति देख के जाइएगा। 20वां प्रश्न हमारा, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है इन चारों शब्दों में से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा एक शब्द नहीं होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों राकेश, मयंक और सोम यह तीनों ही हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जबकि दोस्तों अर्क चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। अब दोस्तों इन चारों में से कौन सा एक पार्श्विक व्यंजन है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो दोस्तों ला है यह हमारा हिंदी का पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप लोगों से प्रकंपित या फिर लुंठित वर्ण अगर पूछा जाए तो प्रकंपित या फिर लुंठित वर्ण दोस्तों हम लोग रा वर्ण को कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है। अब दोस्तों संयुक्त स्वर आप लोग समझ ही रहे होंगे कि संयुक्त यानी कि दो अन्य स्वरों से मिलकर के जो स्वर बनेगा वह संयुक्त स्वर कहलाएगा। और आप सभी जानते हैं कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और जो री है यह चारों हमारे मूल स्वर होते हैं, तो यह संयुक्त स्वर में नहीं आ सकते। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ए का जो निर्माण है वह आ और ई के मेल से होता है, इसलिए दोस्तों जो ए है यह हमारा संयुक्त स्वर होगा। अगला प्रश्न हमारा, अन्वीक्षण शब्द में कौन सी संधि है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि अन्वीक्षण शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यण संधि का दोस्तों इसमें प्रयोग किया गया है। अनुधन ईक्षण दोस्तों इसमें हमारा इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न हमारा, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। अब दोस्तों इस पर आप लोगों ने बताना है कि उल्टे बांस बरेली को ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या निकल रहा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विपरीत कार्य करना दोस्तों उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। दोस्तों वैसे जैसे इस लोकोक्ति से आप लोगों ने समझना है, आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों इस बात को कि बरेली में बांस अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, और वहीं दोस्तों अगर उल्टे हम लोग बांस बरेली की तरफ को लेकर के जाएंगे तो यह दोस्तों विपरीत कार्य करने के बराबर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। अगला प्रश्न हमारा, निहधन रोग में संधि होकर सही शब्द क्या बनेगा। अब दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी वर्तनी की दृष्टि से भी और दोस्तों आपकी विसर्ग संधि की दृष्टि से भी। तो दोस्तों निहधन रोग में जब दोस्तों संधि हो जाएगी तो दोस्तों यह शब्द बनेगा हमारा ऑप्शन सी का निरोग। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि निरोग शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो दोस्तों जो ऑप्शन सी में निरोग लिखा गया है यह हमारे दोस्तों निरोग शब्द की शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तस्य व्यंजन कौन सा है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि वर्तस्य व्यंजन निम्न में से कौन सा है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ यह वर्तस्य इसको पढ़ना है, आप लोगों ने वत्सर्य मत पढ़ना इसे, क्योंकि दोस्तों यह वर्तस्य लिखा गया है। तो दोस्तों वर्तस्य का जो अर्थ है ये होता है हमारे दंत। दोस्तों जो हमारे दांत से स्वर बोले जाते हैं ना उन्हीं को हम लोग वर्तस्य कहते हैं, यानी मसूड़ा या फिर दंतमूल इसको बोला जा सकता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ना। दोस्तों जो तौ थौ दौ ध न है, जो तौ वर्ग है दोस्तों वह हमारे दंत्य से बोला जाता है, यानी कि दंत उसका उच्चारण स्थान होता है, और दोस्तों दंत को ही हम लोग वर्तस्य भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ना है वह हमारा वर्तस्य व्यंजन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से विलोम शब्द युग्म आप लोगों ने छांटना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने बताना है कि कौन सा एक सही विलोम शब्द का युग्म बैठेगा इसमें से, इन चारों में से हमारा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिज्ञ तथा अनभिज्ञ। यह दोस्तों विलोम शब्द का युग्म हमारा सही बैठ रहा है, अन्य तीन हमारे गलत हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है इन चारों में से किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदरणीय शब्द में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी अन्य तीनों शब्द अनंत, उत्पीड़न और असावधान, दोस्तों इन तीनों में ही उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी दोस्तों आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ इसमें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है इन चारों व्यंजनों में से किसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पर्शी व्यंजनों को दोस्तों वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है।
वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि उत्क्षिप्त जो व्यंजन है इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन को दोस्तों व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है और ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। दोस्तों इन चारों शब्दों में से 3 शब्द हमारे शुद्ध हैं और 1 शब्द हमारा अशुद्ध है। आप लोगों ने बताना है दोस्तों कि कौन सा एक इसमें से अशुद्ध होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश शब्द जो लिखा गया है दोस्तों वह हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा के कुल दोस्तों 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक। अगला प्रश्न हमारा, जाह्नवी शब्द किसका पर्यायवाची होगा। अब दोस्तों जाह्नवी शब्द इन चारों में से किसका पर्यायवाची आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी का दोस्तों यह पर्यायवाची है। दोस्तों जाह्नवी हो गया, सुरसरी, सुरधनी, सुरापगा, त्रिपथगा, दोस्तों यह सभी हमारे गंगा नदी के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारक के कुल कितने भेद हैं। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है लेकिन कई ज़्यादा बार हमारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपने ध्यान में रखना है दोस्तों कि कारक के कुल 8 भेद हैं। अगला प्रश्न हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं। अब देखिए दोस्तों 2 प्रकार से वाक्यों के भेद से प्रश्न बनते हैं। एक बनता है दोस्तों रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और एक बनता है दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों रचना या बनावट के आधार पर हमारे वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न हमारा, उद्योग शब्द में कौन सी संधि है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि उद्योग शब्द में कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योग शब्द में दोस्तों व्यंजन संधि होगी। इसका दोस्तों अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मिलेगा उत धन योग। अगला प्रश्न हमारा, जिसकी उपासना की जाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। अब दोस्तों जिसकी उपासना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द हम लोग किसका प्रयोग करेंगे आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसकी उपासना करी जाती है दोस्तों उसे हम लोग उपास्य कहते हैं और जो व्यक्ति उपासना करता है उसे हम लोग उपासक कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न बनता है जो उपासना करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों उपासक कहा जाता है। वहीं दोस्तों वह उपासक जिसकी उपासना करता है उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे उपास्य कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वीर कन्या शब्द में कौन सा समास होगा। अब दोस्तों आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि तत्पुरुष समास में दोस्तों कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग दोस्तों इसका एक बार संधि विग्रह सॉरी दोस्तों समास विग्रह करके देखेंगे तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि वीर कन्या शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसमें बोला जाएगा वीर कन्या, अगर आप इसका समास विग्रह करते तो आपको मिलता है वीर की कन्या। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे का, की, के, रा, री, रे, दोस्तों यह हमारे संबंध कारक के दोस्तों चिन्ह है, इसलिए दोस्तों इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न हमारा, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय किस शब्द के अंतर्गत आते हैं आप लोगों ने बताना है दोस्तों, रूढ़ शब्द के, यौगिक शब्द के, योग रूढ़ के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय यह हमारे चारों ही यौगिक शब्द की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों यौगिक शब्द कैसे शब्द होते हैं जो दोस्तों 2 शब्दों के योग से मिलकर के बनेगा उसे हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं संधि में भी दोस्तों 2 शब्दों का मेल होता है फिर नया शब्द बनता है, समास में भी दोस्तों इसी प्रकार से होता है, उपसर्ग में भी इसी प्रकार से रहता है और प्रत्यय में भी इसी प्रकार से चलता है। यह चारों ही हमारे यौगिक शब्द की श्रेणी में आएंगे। अगला प्रश्न हमारा, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि जो अंग्रेज शब्द है यह किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी भाषा का दोस्तों यह शब्द है। अब दोस्तों इसमें गलती कर देते हैं हम लोग, अंग्रेजी लगा जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कि अंग्रेजी जो शब्द है यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, दही शब्द में कौन सा लिंग होगा। अब दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला दोस्तों एक प्रश्न है हमारा कि दही शब्द में कौन सा लिंग होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दही शब्द में दोस्तों पुल्लिंग होगा, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब दोस्तों कई सारे भाई बंधु इसमें बोलेंगे कि यह स्त्रीलिंग होगा क्योंकि हम लोग बोलते हैं दही खट्टी है। तो दोस्तों आज से आपने ध्यान में रखना है दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है क्योंकि दोस्तों जो दही शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा, लड़काओं, लड़के, लड़कों या फिर इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों आप लोग फिर से इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑप्शन बी लगाएंगे या फिर ऑप्शन सी लगाएंगे क्योंकि दोनों ही से ही दोस्तों हमें बहुवचन का बोध होता है।
तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, अगर जैसे मैंने ये प्रश्न पूछा है कि लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो दोस्तों तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़के। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब इसमें पूछा जाए लड़का शब्द के साथ दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी कोई कारक चिन्ह अगर लगा हुआ दिखता है, तो तब दोस्तों इसका बहुवचन शब्द बनेगा लड़कों। तो आपने ध्यान में रखना है, अगर आपसे सिर्फ लड़का शब्द का बहुवचन पूछा जा रहा है तो तब दोस्तों लड़के आएगा, लेकिन अगर दोस्तों लड़का के साथ साथ कोई कारक चिन्ह भी लगा हुआ है तो तब दोस्तों उसमें हमारा लड़कों उसका बहुवचन होगा। अगला प्रश्न हमारा, खुशबूदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों खुशबू होना एक गुण है, तो इसमें हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बाकी आप सभी जानते होंगे विशेषण दोस्तों हमारे 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न हमारा, बच्ची रात में रोती है, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना कि बच्ची रात में रोती है, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तो दोस्तों संयुक्त क्रिया इसमें है नहीं, साधारण दोस्तों कोई क्रिया होती नहीं है, तो आप लोगों ने दोस्तों सकर्मक और अकर्मक में से ही बताना है कि बच्ची रात में रोती है, इसमें कौन सी क्रिया होने वाली है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना है सकर्मक और अकर्मक की पहचान आप लोग कैसे करेंगे। दोस्तों इसमें जो भी वाक्य में जो भी क्रिया हो रही होगी उससे आप लोग प्रश्न करना क्या और किसको से। तो दोस्तों इस वाले वाक्य में रोने की क्रिया हो रही है, तो आप प्रश्न करेंगे क्या और किसको से, तो आप बोलेंगे क्या रोती है, तो दोस्तों आपको कोई प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा है। आप बोलेंगे किसको रोती है, तब भी दोस्तों आपको कोई प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आंसर नहीं मिलता है तो इसमें हमारा ऑप्शन बी यानी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कई सारे दोस्तों लोग ऐसा भी बोलते हैं कि रात में जैसे बच्ची रोती है, तो मैंने बोला अगर क्या रोती है, तो कई सारे लोगों का ये कहना होता है कि दोस्तों बच्ची रोती है। तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि बच्ची तो करता है, तो वह कर्म नहीं हो सकती, तो दोस्तों इसमें हमारा अकर्मक क्रिया ही होगी। अगला प्रश्न हमारा, छात्राएं आमने सामने बैठी हैं, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? अब दोस्तों इससे देखिए आप लोग, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आमने सामने बैठी है यानी स्थान का दोस्तों हमें बोध हो रहा है, तो दोस्तों इसमें हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि क्रिया विशेषण के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अगला प्रश्न हमारा, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे प्रसारण का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज़ का विस्तार करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों विलोम शब्द आप लोगों ने बताना है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आकुंचन दोस्तों इसका विलोम शब्द होगा। आकुंचन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सिकुड़ना, सिमेटना, तो दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के क्या है, विलोम है, आप लोगों ने ध्यान रखना है प्रसारण का विलोम आकुंचन होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो दोस्तों इसमें से 3 हमें सही विलोम युग्म दिए गए हैं, एक दोस्तों इसमें से हमारा विलोम युग्म गलत है, आप लोगों ने बताना है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मान्य धान्य। दोस्तों यह जो विलोम शब्द है यह हमारा गलत है। बाकी दोस्तों भय साहस, भद्र अभद्र, मूढ़ ज्ञानी, दोस्तों यह तीनों ही हमारे विलोम युग्म सही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सकल शकल का अर्थ क्या होता है? अब आप लोगों ने बताना है कि सकल शकल का अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण और अंश। दोस्तों यह सकल शकल का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या होगा? अब देखिए दोस्तों इसमें आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि कर्ता क्या है। दोस्तों खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, तो माँ कर रही है, तो माँ क्या हो गई दोस्तों, इसमें कर्ता हो गई। दोस्तों तो जहाँ पर कर्ता शब्द है उससे पहले जितने भी शब्द लिखे गए हैं वह सब कर्ता का विस्तार होगा। तो दोस्तों इसमें माँ से पहले सिर्फ मेरी शब्द लिखा गया है, तो वही दोस्तों हमारा कर्ता का विस्तार होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, लोकोक्ति का अर्थ है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है अंधा क्या चाहे 2 आंखें, इस लोकोक्ति का इन चारों में से क्या अर्थ निकलेगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। अंधा क्या चाहे 2 आंखें लोकोक्ति का अर्थ होगा। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब दोस्तों इन चारों वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। यह दोस्तों इन चारों में से ही शुद्ध वाक्य होगा। अब देखिए दोस्तों मैं कई विद्वान जनों से मिला हूं बोलेंगे, तो इसमें जनों दोस्तों बिना बात का लिखा गया है, विद्वान से मिला हूं तो हो जाएगा, तो तभी भी दोस्तों हमें बहुवचन का ही बोध होगा। अगला प्रश्न है तो अगला जो है दोस्तों, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूं, इसमें और जो दोस्तों ऑप्शन सी है इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज में आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अनेकों बोलो या फिर अनेक बोलो,
दोस्तों अनेक बोलोगे तब भी हमें बहुवचन का ही बोध होगा। तो दोस्तों इसमें ओ की जो मात्रा लगाई गई है ऑप्शन बी में, अनेक, अनेक के आगे जो दोस्तों ओ की मात्रा लगाई गई है वह बिना बात की ही लगाई गई है, इसलिए दोस्तों वह अशुद्ध वाक्य की श्रेणी में रखा गया है। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, यह हमारा शुद्ध वाक्य रहेगा। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को आगे इसमें जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड व हिंदी के प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यूसली मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को इसमें करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।